बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होगा कि अफ्रीका, अफ्रीकन यूनियन और दक्षिण अफ्रीका तीनों अलग-अलग संदर्भ में बोले जाते हैं। तीनों की वैल्यू अलग-अलग है, तीनों की कैटेगरी अलग-अलग है। एक संघ है, एक महाद्वीप है और एक देश है। अब G20 में अफ्रीकन यूनियन को शामिल करने के बाद कुछ डाउट्स दूर हुए होंगे, लेकिन बहुत सारे कन्फ्यूजन्स भी क्रिएट हो गए हैं। जैसे कि एक सवाल मेरे सामने आया कि किसी ने बोला कि पहले 20 देश थे और अब 21 देश हो गए हैं G20 में इसको शामिल करने के बाद में। लेकिन देखिए, ना तो पहले 20 देश थे और ना अब 21 देश हुए हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर संघ शामिल किया गया है, देश शामिल नहीं किया गया है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और पहले भी एक संघ था, यूरोपियन संघ। और संघ का मतलब क्या है कि जैसे ये तो पता चल गया होगा कि अफ्रीकी संघ में 55 देश शामिल हैं। तो 55 देशों का सम्मिलित रूप से विकास करने के लिए, उसके डिसीजंस लेने के लिए एक यूनियन है, एक संघ है, जिसका नाम है अफ्रीकन संघ। तो उसको शामिल किया गया है। यानी कि 55 देशों को मिलाकर एक डिसीजन हम ले सकते हैं, वो संघ है। वैसे ही यूरोपियन यूनियन था, यूरोप के 27 देशों का एक समूह, एक संघ, जो पहले से था। तो पहले 20 देश नहीं, उसमें वो संघ भी थे। और अभी भी 20 प्लस 1 21 सदस्य हुए हैं। तो आपको ध्यान रखना है, ये सदस्य हैं, ना कि देश हैं। अब बात आती है कि ये अफ्रीका, अफ्रीकन यूनियन और दक्षिण अफ्रीका, इन सब का क्या माजरा है। अगर दक्षिण अफ्रीका पहले से ही था, तो अफ्रीकन यूनियन को अब क्यों लिया गया? तो ये बहुत सारे कॉन्फ्यूजन्स हैं, तो हम इनको दूर कर लेते हैं। सबसे पहले, अगर सारथी से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए और बाकी इसको समझ लीजिए, क्योंकि आपको सारी चीज़ें यहाँ पर लॉजिकल कॉन्सेप्चुअल मिलने वाली हैं आगे के लिए भी। आज हम केवल देखिए, अफ्रीकन यूनियन बहुत छोटी सी चीज़ है समझाने के लिए। हमें इसके लिए समझना पड़ेगा अफ्रीका को। और अफ्रीका क्या है? अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, बहुत बड़ी चीज़ है समझाने के लिए, बहुत डिटेल है। तो मैंने ऑलरेडी बताया कि हम पढ़ाई के रूप में अलग से आगे चल के ज्योग्राफी में डिटेल में एक-एक देश को, एक-एक भौगोलिक कंडीशन को समझेंगे, अफ्रीका की। लेकिन आज केवल अफ्रीका की बेसिक नॉलेज ले लेते हैं। अफ्रीका को हम वो भौगोलिक कंडीशंस समझ लेते हैं, वहाँ के लोगों की आर्थिक स्थिति को समझ लेते हैं और ये समझ लेते हैं कि क्यों G20 में इसको शामिल किया गया। और अफ्रीका, अफ्रीकन यूनियन और दक्षिण अफ्रीका, ये तीनों हैं क्या? तो आज हम ये समझ लेते हैं। चलिए, ये हम बाद में देखेंगे कि अफ्रीकन यूनियन क्या है। पहले हम ये समझते हैं कि अफ्रीका क्या है ना? तो अफ्रीका ऑलरेडी मैंने बताया कि महाद्वीप है, इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्टिनेंट। कॉन्टिनेंट है। हमारे 7 महाद्वीप हैं, सातों महाद्वीप में से अफ्रीका भी एक महाद्वीप है। कैसे? ये आपको ज़मीन का हिस्सा दिखेगा हाइलाइटेड, उसमें से ये अफ्रीका, रेड कलर में अफ्रीका दिखेगा। इसको अगर वर्ल्ड मैप पे देखें तो ये है। हमारे 7 जो महाद्वीप हैं, उन सब की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा-सा मैं बता देता हूँ यहाँ पर। देखिए, ये यहाँ से ये एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप पहले नंबर पर और सबसे ज़्यादा जनसंख्या। ये अफ्रीका क्षेत्रफल में भी दूसरे नंबर पर और जनसंख्या में भी दूसरे नंबर पर, लेकिन विश्व के सबसे ज़्यादा देश इसी में शामिल हैं। और महाद्वीप का मतलब क्या होता है? महाद्वीप का मतलब होता है कि एक बड़ा-सा ज़मीन का हिस्सा, जहाँ पर बहुत सारे देश पॉलिटिकल रूप से, राजनीतिक रूप से, सीमाओं के आधार पर बाँटे हुए हैं, ठीक है? वो ज़मीन का हिस्सा। तो पहला, दूसरा एक ये है यूरोप, यूरोप, ठीक है? उसके बाद ये अमेरिका, जिस अमेरिका को आप जानते हैं यूएसए अमेरिका, वो इस अमेरिका महाद्वीप का ये अमेरिका देश है, ठीक है? तो ये अमेरिका, उत्तरी अमेरिका और ये दक्षिणी अमेरिका, ठीक है? 1, 2, 3, 4, 5, एक ये ऑस्ट्रेलिया, छठा, और एक ये 7वां यहाँ पर अंटार्कटिका, जो व्हाइट कलर में बर्फ से दबा हुआ। तो ये 7 महाद्वीप हैं, हम इन सातों की बात नहीं कर रहे हैं, हम अफ्रीका की बात कर रहे हैं। तो ध्यान से देखिएगा, ये अफ्रीका है। इसी अफ्रीका को हम केवल अफ्रीका को लेके चलते हैं, तो चलिए देखो, अफ्रीका ये है, इसके ये देश हैं। अब इन देशों को देखने से पहले यहाँ की हमें, मैं फिर से बोल रहा हूँ, भौगोलिक कंडीशंस का पता होना चाहिए। क्यों? यहाँ पर क्योंकि बहुत पिछड़ापन है। वो सब क्यों है, वो इसमें समझेंगे। पहले कुछ देशों के नाम हल्का सा एक बार, वैसे तो आप लोग जानते ही होंगे, लेकिन हल्का सा देख लेते हैं। जैसे कि ये इजिप्ट है, मिस्र है। मिस्र का पिरामिड आपको पता होगा, मिस्र के नील नदी की देन मिस्र पता होगा। मिस्र में स्वेज नहर आपको पता होगा। ये मिस्र वो देश है कि यहाँ पर ये यहाँ से स्वेज नहर निकाली गई है, जो इसको मेडिटेरियन सी को, भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है और यूरोप और एशिया के हिस्से को अफ्रीका से अलग करती है, ठीक है? विश्व की सबसे लंबी नहर है। यहीं पर सबसे लंबी नदी जा रही है विश्व की, नील नदी, जो इजिप्ट से होकर जाती है। इजिप्ट यानी कि मिस्र में
मिस्र के पिरामिड, सबने सुना होगा कि जो हमारे 7 वंडर्स हैं, 7 हमारे आश्चर्य वाले अद्भुत नज़ारे हैं जो बोले जाते हैं, जैसे कि ताजमहल, उनमें से 7 में से एक यहाँ इजिप्ट में भी है, वर्ल्ड ऑफ वंडर्स, ठीक यहाँ पर है। तो फिलहाल ये जैसे इजिप्ट है, लीबिया है, अल्जीरिया है, माली है, सूडान है, चाड है, कोंगो है, जायरे है, नाइजर है, नाइजीरिया है, अंगोला है, ठीक यहाँ पर इथियोपिया है, सोमालिया है, साउथ सूडान है, तंजानिया है, जाम्बिया है, मोजाम्बिक है, नामीबिया है, जामीबिया है, ठीक, जिम्बाब्वे है, और यहाँ पर ये साउथ अफ्रीका है। तो ये सारे बहुत सारे देश हैं, लेकिन इसकी भौगोलिक कंडीशन को पहले देख लेते हैं। उससे पहले देखो, ये सारा, इसको हम छोड़ देंगे ऊपर के हिस्से को, ये यूरोप और ये एशिया का हिस्सा है, ठीक है। ये अफ्रीका है, और इस अफ्रीका, इसको बोलते हैं महाद्वीप, यानी कि बहुत सारे देश यहाँ पर हैं, जमीन का वो हिस्सा है, ये कॉन्टिनेंट है। इस कॉन्टिनेंट का एक देश है ये अफ्रीका, ठीक है, अफ्रीका। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? ये एक कॉन्टिनेंट है, एक महाद्वीप है, इस महाद्वीप का एक देश है साउथ अफ्रीका, दक्षिण में है इसलिए साउथ अफ्रीका, ठीक है। तो ये साउथ अफ्रीका देश है और ये महाद्वीप है। यहाँ पर बहुत ज्यादा गरीबी है, बहुत ज्यादा पिछड़ापन है, लेकिन ये साउथ अफ्रीका थोड़ा सा समृद्ध है, ठीक, ये बात आपको ध्यान रखनी है। एक ये देश है, इसको थोड़ा सा देख लीजिए आप, ये है मेडागास्कर। मेडागास्कर मतलब यहाँ पर जैसे अपने भारत का श्रीलंका है, वैसे ही अफ्रीका का मेडागास्कर। और मेडागास्कर की खासियत है, यहाँ पर जानवरों की विभिन्न प्रजातियां दिखती हैं बहुत ज्यादा, ठीक है, वो यहाँ पर दिखती हैं। तो- और यहीं पर इसके बराबर में यहाँ पर एक द्वीप पड़ता है, छोटा सा, जो है मॉरिशस। मॉरिशस यानी कि ये कह लो दूसरा छोटा भारत है। तो ये है। अब इसको इसके फिजिकल मैप में देखते हैं, और कुछ चीजें मैं आप लोगों को समझाता हूँ, वो थोड़ा ध्यान से समझिएगा। देखो, ये फिजिकल मैप है, फिजिकल मतलब पहाड़, पर्वत, नदियां, इन सब के हिसाब से बना हुआ मैप, ठीक। अफ्रीका की सबसे पहली, जैसे जैसे खासियतें बता रहा हूँ, वैसे वैसे आपको ध्यान रखनी है खासियत क्या है। अफ्रीका की जो खासियतें हैं, उनमें सबसे पहली खासियत है कि ये एक ऐसा महाद्वीप है जो चारों, हमारे चारों गोलार्धों में स्थित है। चारों गोलार्ध मतलब ये उत्तर में भी है, पृ- ये पृथ्वी है, इसको इस तरीके से हिस्से बांटे हुए हैं, इसके ठीक बीचों बीच एक इक्वेटर है, भूमध्य रेखा है, ठीक, ऊपर के वो बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध, ठीक है, नीचे के बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध, इधर वाला पूर्वी, इधर वाला पश्चिमी। तो अफ्रीका की खासियत है कि ये उत्तर में भी है, दक्षिण में भी है, पूरब में भी है, पश्चिम में भी है, सबसे बड़ी खासियत, ठीक है। समझ गए? एक एक करके ध्यान रखते रहना। ये 0 डिग्री लाइन यहाँ से जा रही है, यहाँ से ये भूमध्य रेखा जा रही है, यहाँ से कर्क रेखा जा रही है, और यहाँ से मकर रेखा जा रही है। दूसरी सबसे बड़ी खासियत है कि जो हमारी सबसे इंपॉर्टेंट लाइंस हैं, पृथ्वी पर कुल कुछ काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं, ये सबको पता होगा उसकी भौगोलिक स्थिति को समझने के लिए। तो उसमें से 0 डिग्री लाइन यानी कि इक्वेटर, भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा, ऊपर की तरफ 23.5 डिग्री पर कर्क रेखा यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 23.5 डिग्री दक्षिण में ये कौन सी है, मकर रेखा यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। तो वो तीनों लाइंस यहाँ से जाती हैं। 0 डिग्री टाइम लाइन वो यहाँ से जा रही है, एग्जैक्टली मैंने नहीं बनाई है, एक ऐसे ही जस्ट बता दिया है। अब एक चीज आपको याद रखनी है, देखो सबसे पहली खासियत, चारों गोलार्धों में है, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, चारों हमारी मेजर लाइंस यहाँ पर हैं। अब यहाँ से एक, इस पे फोकस करना है आपको, इक्वेटर पे, भूमध्य रेखा पर। भूमध्य रेखा का मतलब है पृथ्वी के ठीक बीचों बीच, बीचों बीच, ठीक है, सूरज की किरणें सीधी पड़ रही हैं। और भूमध्य रेखा का मतलब आप सीधा सीधा समझ लें कि भूमध्य रेखा का मतलब है बहुत ज्यादा गर्म, सूरज की किरणें पड़ेंगी तो बहुत ज्यादा गर्मी होगी, बहुत ज्यादा गर्मी होगी, तो वहां पर जो पानी है वो बाष्पीकृत होगा, ऊपर उड़ेगा गर्म होने से, और गर्म होगा, ऊपर जाकर बादल बनेंगे, बादल बनेंगे, ठंडे होंगे, बारिश होगी, और ये क्रम चलता रहेगा। तो भूमध्य रेखा के आसपास क्या होता रहता है, बारिश होती रहती है। अब कंडीशन समझो, यहाँ पर होगा क्या, वही बारिश होती रहेगी। जब बारिश होती रहेगी तो यहाँ पर क्या होंगी, नदियां बहुत ज्यादा होंगी। तो भूमध्य रेखा के एक, यहाँ पर मैं आज फैक्ट नहीं ले रहा हूँ, बिल्कुल भी बहुत सारे फैक्ट नहीं ले रहा, केवल लॉजिक्स बता रहा हूँ कि यहाँ पर है क्या, भौगोलिक कंडीशंस को समझाने के लिए छोटे मोटे लॉजिक्स, ठीक। डिटेल में हम बाद में देखेंगे। तो यहाँ पर क्या है, वो गर्मी बहुत ज्यादा, गर्मी बहुत ज्यादा होने की वजह से बारिश बहुत ज्यादा, बारिश बहुत ज्यादा हो रही है, तो यहाँ पर नदियों का जाल। तो अब देखो आप इसे समझो, पहली खासियत चारों गोलार्धों में, दूसरी खासियत चारों मेजर लाइन,
तीनों तो हैं ही। तीसरी खासियत कि यहाँ पर नदियों का जाल बीच में। और सबसे बड़ी खासियत कि यहाँ पे हर तरह का वर्ग मिलेगा आपको। कैसे? यहाँ पर आपको पर्वत मिलेगा, एटलस। एटलस साइकिल जानते होंगे, वही एटलस यहाँ पर पर्वत है। यहाँ पर हमें मिलेगा विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल रेगिस्तान, कौन सा? सहारा। सहारा कहाँ पर? यहाँ पर मिलेगा। यहाँ पर हमें मिलेगा कौन सा? सवाना, घास के मैदान। सवाना विश्व के सबसे बड़े घास के मैदान, सबसे मतलब विस्तृत घास के मैदान, फैले हुए घास के मैदान। और घास के मैदानों का मतलब ये नहीं कि जहां पर बकरी चर रही हो। घास के मैदान का मतलब होता है, ज्योग्राफी में आप पढ़ेंगे, कि जो वनस्पति पेड़ नहीं बन पाई हो, तने वाले पेड़ नहीं बन पाई हो, बड़े बड़े, जैसे हमारे यहाँ पे होते हैं नीम, कीकड़, पीपल, इस तरह के पेड़ नहीं बन पाई हो और घास भी नहीं रह पाई हो, बीच की कैटेगरी में आ गई हो, तो वो घास के मैदान बोल दिए जाते हैं। ठीक है, तो वो यहाँ पर है। यहाँ पर हमारा कोंगो जायरे बेसिन। बेसिन का मतलब होता है नदी तंत्र, नदियों का जाल। तो कोंगे जायरे बेसिन यहाँ पर है। ठीक, उसके बाद आते हैं, यहाँ पर एक झील है, विक्टोरिया झील। इस विक्टोरिया झील से एक नदी निकलती है, ऐसे एक दूसरी नदी आती है, वो इसमें मिल जाती है। ये व्हाइट नील, ये ब्लू नील, और ये ऐसे करके ऊपर की तरफ बढ़ती है और ये नदी यहाँ पर जाकर गिर जाती है। इसका नाम है नील नदी। विश्व की सबसे लंबी नदी, 6500 किलोमीटर से भी अधिक लंबी नील नदी, जो विक्टोरिया झील से निकलकर ऊपर भूमध्य सागर में गिरती है, ये हो जाती है। यहाँ पे टंगानिका झील है, यहाँ पे ये न्यासा झील है, ये हो जाती है, कोई बात नहीं। यहाँ पे एक घास के मैदान है, कौन से? वेल्स। वेल्स घास के मैदान। फैक्ट्स को अभी छोड़ भी सकते हैं आप, बस इतना ध्यान रख लें कि भौगोलिक कंडीशंस, मतलब ज्योग्राफिकल कंडीशंस किस तरह से बदल रही हैं। तो घास के मैदान है, यहाँ पर एक मरुस्थल है, मीन्स रेगिस्तान है यहाँ पर, सॉरी, नामीबिया। यहाँ पर एक मरुस्थल है, सॉरी, यहाँ पर इस जगह कालाहारी मरुस्थल। ठीक है। विश्व में आपने सुना होगा जेब्रा। जेब्रा केवल यहाँ पर मिलता है, शतुरमुर्ग केवल यहाँ पर मिलता है। ठीक है, दो चीजें ऐसी हैं। यहाँ पर मैंने बताया, ये मेडागास्कर, विश्व का सबसे अधिक जानवरों की प्रजातियां यहीं पर हैं, क्योंकि जहां गर्मी रहेगी वहीं ऐसी बायोडाइवर्सिटी ज्यादा मिलेगी। ठीक, तो ये हो जाती हैं। यहाँ पर है इथियोपिया, ये है अदिस अबाबा। यहाँ पर ये लीबिया। लीबिया में एक जगह है अल अजीजिया, जो क्या है, पूरे विश्व का सबसे गर्म स्थल। और कितनी गर्मी नापी गई है वहां पर? 58 डिग्री, यानी कि 58 डिग्री। और 58 डिग्री का मतलब आप खुद समझिए कि जब आपकी बॉडी का टेम्परेचर है 37, आप झेलते हैं 40 डिग्री तक, फिर और ज्यादा गर्मी अपने भारत में पड़ती है, और ज्यादा गर्मी और ज्यादा जून जुलाई में 43, 44, 45 तक जाते जाते तो बहुत ज्यादा। 58 में कौन रहेगा, 55 में 50 पर कौन रहेगा? तो इसका मतलब यहाँ की जनसंख्या भी, और वो जो काले काले लोग दिखते हैं, वो उसका रीजन भी ये होता है, हमारी बॉडी में एक तत्व मिलने लगता है, मिलेनिन, जो गर्मी से बचाता है, तो इसलिए वहाँ के लोग काले हो जाते हैं। तो फिलहाल तो उस चीज को हम बाद में देखेंगे। तो यहाँ पर क्या है, इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी, इतनी ज्यादा विभिन्नताएं यहाँ पर दिख रही हैं। ठीक है, एक एक क्रम में समझिए। सबसे पहले क्या, अफ्रीका चारों महाद्वीपों पर, उस चारों गोलार्धों में स्थित है, पहली सबसे बड़ी विशेषता। तीन बेसिक लाइन, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, 0 डिग्री नॉर्थ वाली, कर्क और मकर तीनों लाइन यहाँ से जा रही है। एक सीधी लाइन, 0 डिग्री लाइन, जिसको हम बोलते हैं टाइम लाइन, जो समय निर्धारित करती है विश्व का, वो यहाँ से जा रही है। यहाँ से पर्वत, मरुस्थल, मतलब रेगिस्तान, अ, रेत, उसके बाद घास के मैदान, उसके बाद फिर पर्वत, यहाँ पर पर्वत आते हैं, उसके बाद फिर यहाँ नदियों का जाल, उसके बाद यहाँ पर सबसे लंबी नदी जा रही है, यहाँ पर्वत आ रहे हैं। ठीक है, और ये नदियों का जाल, एक और विशेषता है, सबसे बड़ी विशेषता, कि पूरे विश्व में एकमात्र नदी ऐसी है, एकमात्र नदी जो भूमध्य रेखा इक्वेटर को 2 बार काटती है। वो है ये कोंगो नदी, यहाँ से निकलती है, ऊपर जाती है, और ये भूमध्य रेखा को काटती है। भूमध्य रेखा यहाँ से जा रही है, उसको काटते हुए इधर आ जाती है। तो विश्व की एकमात्र नदी जो भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। हालांकि एकमात्र ही एक और नदी है जो मकर रेखा को 2 बार काटती है, लिम्पोपो, वो भी इधर पड़ेगी। लेकिन यहाँ एकमात्र नदी कोंगो है। विश्व का सबसे बड़ा दूसरे नंबर का नदी बेसिन है। विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी, नदी बेसिन कोंगो। अब यहाँ पर कोंगो में क्या है, पानी 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 पानी, नदियों का जाल है। ठीक है, यहाँ पर रेगिस्तान है, रेती रेत, यहाँ पर घास के मैदान है,
ठीक है, जानवर ही जानवर, हाथी वाथी ऐसे जानवर जो घास के मैदानों में रहते हैं। यहाँ पर पहाड़ है, यहाँ पर पहाड़ है, यहाँ पर पहाड़ है, यहाँ पर पहाड़ है, और यहाँ पर मैंने बताई कालाहारी मरुस्थल, फिर से यहाँ पर नामीबिया मरुस्थल, रेगिस्तान रेगिस्तान, और यहाँ पर घास के मैदान, वेल्स घास के मैदान। तो देख रहे हो कितनी ज्यादा विभिन्नताएं हैं। अब इसके दूसरे पक्ष में, ये तो भौगोलिक कंडीशन होगी, ज्योग्राफिकल कंडीशंस। दूसरा पक्ष अगर देखें तो यहाँ पर विश्व का सबसे ज्यादा सोना, मतलब सोने की खान, हीरे की खान वो यहीं पर है। मतलब सबसे ज्यादा विश्व में जो हीरा निकाला जाता है वो यहीं से निकाला जाता है। अब देखो, हीरा और सोना मिलने के बावजूद यहाँ पे सबसे ज्यादा, और सबसे ज्यादा गरीब भी यहीं पे है। क्यों? दो कंडीशन अपने यहाँ पर देखें, जैसे कुछ राज्यों को या कुछ स्थान को देखें, जैसे बिहार में दो वर्ग हैं, एक उच्च वर्ग एक निम्न वर्ग। ऐसी कंडीशन माने कि निम्न वर्ग एक मजदूर वर्ग है, एक उच्च वर्ग है जो उस पर शासन कर रहा है। तो वैसे ही यहाँ पर उच्च वर्ग अलग है, बाकी सारा निम्न वर्ग है, गरीब लोग हैं। वो क्या है, केवल मजदूर के रूप में काम करने वाले हैं, तो वो कंडीशंस है। दूसरी चीज क्या है, यहाँ पर जो खेती है, कृषि की जमीन मात्र 10%। क्योंकि देख रहे होगे, यहाँ देखो रेगिस्तान है, यहाँ रेगिस्तान है, यहाँ रेगिस्तान है, इधर रेगिस्तान है, इधर पहाड़ हो गए, पहाड़ हो गए, पहाड़ हो गए। ठीक है, फिर उसके बाद घास के मैदान हो गए, और घास के मैदानों में खेती नहीं होती है, ये बात भी ध्यान रखिए। तो खेती की जमीन कहाँ बची? तो खेती यहाँ पर जो कृषि है, वो कृषि कितनी, मात्र 10% के आसपास। लेकिन उस खेती को करने वाला, बाकी सब मजदूर, और उस खेती को करने वाले 75% लोग उस पर आश्रित हैं। तो 10% लोग खेती में कैसे खाया जाएगा, इतनी बड़ी जनसंख्या का एक पेट कैसे भरा जाएगा? अब बात आती है यहाँ की, इसके कुछ ही देश थोड़े से समृद्ध हैं, जैसे कि अफ्रीका का साउथ अफ्रीका थोड़ा सा समृद्ध है, ये ऑलरेडी G20 में शामिल था। ठीक है, तो अब कहानी पर आ जाती, कहानी समझ ली सारी, कैसे कैसे क्या है। अगर देखो कुछ पॉइंट यहाँ पर रह गया होगा, इतना सब कुछ बताने में हो सकता है कोई पॉइंट रह गया हो, तो वो आ जाएगा बाद में, जब इसको और डिटेल में हम समझेंगे। ये, हाँ देखो, ये यहाँ पर कुछ पॉइंट्स मैं बता देता हूँ। जैसे ये लीबिया की जगह थी अल अजीजिया, जो विश्व का सबसे बड़ा गर्म स्थान था। यहाँ पर मोरक्को, इस जगह पर एटलस, यहाँ पर सहारा, यहाँ पर सवाना घास के मैदान, ये कोंगो, जायरे, यहाँ पर नामीबिया मरुस्थल, अफ्रीका कालाहारी मरुस्थल, यहाँ पर वेल्स घास के मैदान, ये मरुस्थल पर्वत, इथियोपिया, अदिस अबाबा। ठीक है, ये एक नाम आएगा अभी इसलिए बोल रहा हूँ, अदिस अबाबा। ये एक सूडान है, एक यहाँ पर नाइजर है, ये माली है। ठीक है, ये इजिप्ट है ही, मिस्र, नील नदी और ये सब जा रही है यहाँ से, तो ये हो जाता है। तो ये कुछ नाम आ जाएंगे, तो इसलिए चलिए अब आ जाते हैं हम अपनी कहानी पर। और हमारी कहानी थी यहाँ पर अफ्रीकन यूनियन। तो देखो, अफ्रीका क्या है, एक कॉन्टिनेंट है, एक महाद्वीप है, जिसमें बहुत सारे देश हैं, 50 से अधिक देश हैं। सबसे अधिक देश विश्व में इसी महाद्वीप पर है। जमीन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो महासागरों से घिरा हुआ है, और चारों गोलार्धों में स्थित है। ठीक, ये अफ्रीका है। इस अफ्रीका में इसके देशों का विकास करने के लिए एक संघ बनता है। कब बनता है? 1963 में। ठीक है, क्योंकि गरीब देश है यहाँ पर, बहुत पहले का भी आपको पता होगा कि गांधी जी ने भी यहाँ पर मेहनत की थी, अपने आंदोलन वगैरह चलाए थे। तो यहाँ पर गरीबी बहुत ज्यादा है, विकास नहीं है। भारत क्यों इसके समर्थन में है, उस चीज को समझो आप। तो यहाँ पर 1963 में एक संघ बनता है, 32 देशों को मिला के ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी नाम से 1963 में एक संघ बनता है, 32 देशों को मिला के, कि हम इनका विकास करेंगे और उसके, इन सभी देशों के विकास के लिए काम करेंगे। अब देखो, इस संघ की क्या खासियत है कि धीरे धीरे इसमें देश जुड़ते चले जाते हैं, और सन 2001 में ये कन्वर्ट हो जाता है, स्थापित हो जाता है पूर्णतः अफ्रीकन यूनियन के रूप में। समझ गए? यानी कि अफ्रीकन यूनियन जो पहले से एक संघ चला हुआ आ रहा था, उसी को कन्वर्ट करके, अपग्रेड करके अफ्रीकन यूनियन बना दी गई 2001 में। 2002 से इसने काम चालू कर दिया। इतना हो गया। अब जब ये काम कर रहा है, तो काम किस तरह से? काम, हाँ, सभी को सम्मिलित रूप से लेकर चल रहा है ये विकास करके। तो इसकी खास बात यह है इस संघ की, अफ्रीकन यूनियन की, कि इसमें 55 देश तो शामिल हैं अफ्रीका के।
अफ्रीकी देशों का एक संघ है। खास बात यह है कि जैसे आपने देखा था यूरोपियन यूनियन, आप वीडियो भी देखेंगे या फिर आपको पता भी होगा, तो उसमें 27-28 देश जो भी शामिल हैं। अब यूरोप में तो और भी देश हैं, लेकिन उनमें से केवल 27 देश उसमें शामिल हैं यूरोपियन यूनियन में। इसकी क्या खास बात है कि इसमें अफ्रीका महाद्वीप के लगभग सभी देश शामिल हैं। ठीक है। तो यहाँ पर अफ्रीका और अफ्रीकन यूनियन, अफ्रीकी संघ में ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है। जो डिफरेंस हमें देखने को मिलता है यूरोप में और यूरोपियन यूनियन में, वहां पर एक डिफरेंस देखने को मिलता है। लेकिन इसमें हमें डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि अफ्रीका के लगभग सभी देश इस अफ्रीकी यूनियन में शामिल है। अफ्रीका क्या महाद्वीप है, अफ्रीकी यूनियन क्या है, एक संघ है, और उस संघ में लगभग सभी देश शामिल हैं। लेकिन ये जो थोड़े से लाइट कलर में देख रहे होगे, तो यहाँ पे मैंने बताया था कौन कौन से देश थे। ये सूडान था, नाइजर था, माली था, और यहाँ पर ग्वेना। ठीक है, ये देश फिलहाल सस्पेंडेड चल रहे हैं अफ्रीकन यूनियन से। ठीक है, तो टोटल 55 देशों, लगभग सभी देशों को मिलाकर अफ्रीकन यूनियन है। और उस अफ्रीकन यूनियन को सभी को, इसका जो प्रशासनिक केंद्र है वो अदिस अबाबा, ये जो बनाया गया था ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी, वो अदिस अबाबा में बनाया गया था। अदिस अबाबा कहाँ, इथियोपिया में। इथियोपिया कहाँ, यहाँ पर, तो वो मैंने ऑलरेडी बताया। तो अदिस अबाबा में बनाया गया था, उसी में इसका प्रशासनिक केंद्र रखा गया। उसके साथ साथ अभी इसका प्रशासनिक केंद्र और मुख्यालय यहाँ साउथ अफ्रीका और यहाँ पर दोनों जगह। ठीक है, फिलहाल ये कामकाजी भाषाएं देखो, ये एशिया की, अरब की, ये आप देख रहे होगे यूरोप की, और ये एक स्वाहिली। अगर ये आपको नाम आ जाता है कभी सुनने में, तो ये यहाँ की अफ्रीका के कुछ देशों की स्थानीय भाषा है। ठीक है, स्वाहिली, तो वो है। अब फिलहाल अब सबसे लास्ट में मुद्दा आता है, डिफरेंस समझ गए होगे। दक्षिण अफ्रीका एक देश है, अफ्रीका एक महाद्वीप है, अफ्रीकी यूनियन एक अफ्रीकन यूनियन एक संघ है जिसमें ये सभी देश लगभग में शामिल हैं। ठीक है, ये समझ गए, सारी चीजें समझ गए होगे, भौगोलिक कंडीशंस क्या हैं वो समझ गए होगे। अब बात आती है कि इसको भारत ने इतना समर्थन क्यों किया। देखो, सभी देशों, विश्व के लगभग जितने भी हमें, अगर मुख्य मुख्य ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें, G20 की बात करें, G7 की बात करें, 8 की बात करें, यूरोपियन यूनियन की बात करें, तो वहां पर जो दबदबा चलता है वो चलता है यूरोप का, या फिर उसके साथ साथ पश्चिम के देशों का। ठीक, ये देश बेचारे वैसे ही गरीब हैं, इन पर वैसे ही ध्यान नहीं दिया जाता है। भारत की एक पॉलिसी हमेशा से रही है, सभी को साथ में लेकर चलो, वसुधैव कुटुंबकम। ठीक है, और यहाँ से लगाव, यहाँ पर गांधी जी को बहुत अच्छे से जानते हैं, मतलब बहुत ही अच्छे से उनका प्रभाव यहाँ पर है। यहाँ पर इंडिया का, भारत का, हिंदुस्तान का प्रभाव बहुत अच्छे से है। तो ये भारत से उम्मीद लगाते हैं कि हम भारत के थ्रू, भारत के द्वारा, और साथ में भारत इनको बढ़ा के लिए चलेगा। उसके लिए दक्षिण अफ्रीका पहले से ही G20 का सदस्य था, लेकिन वो सदस्य होते हुए भी अफ्रीका की हिस्सेदारी नगण्य थी, क्योंकि अफ्रीका, इतने बड़े अफ्रीका का मात्र एक छोटा सा देश उसमें शामिल था। तो भारत पूर्ण समर्थन के साथ भारत ने इसको आगे बढ़ाया और G20 का सदस्य बनने में मदद की, और सभी देशों का समर्थन, सभी देशों का सहयोग इसके लिए मांगा, और जिसकी वजह से ये अब G20 का सदस्य है। ये अफ्रीकन यूनियन, अफ्रीकन यूनियन क्या है, यूनियन संघ, जो अफ्रीका के देशों के लिए सब मिला के एक पॉलिसी तैयार करेगा, मतलब विकास के लिए अपनी बात को वहां G20 के सामने रखेगा। तो भारत के यहाँ से संबंध पहले से ही हैं। वो क्या है, पॉलिटिकल इश्यूज, हम पॉलिटिकल रिलेशंस वो बाद में देखेंगे, क्योंकि अभी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो फिलहाल मैं इतना ही रहने देता हूँ। तो भारत यहाँ पर पूर्ण समर्थन कर रहा है, क्योंकि यहाँ पिछड़े हुए देश हैं, पिछड़े हुए देशों के साथ साथ पिछड़े हुए लोग हैं यहाँ पर। खाने को भी इनके पास में नहीं रहता है ठीक से, विकास यहाँ पर नहीं है। ज़्यादातर देश पिछड़े हुए हैं, विकासशील कुछ देश हैं, और विकसित तो यहाँ पर है ही नहीं। तो इन लोगों का विकास होना चाहिए, इसी मुद्दे को यहाँ पर उठाया गया है, और सब लोगों ने इसका समर्थन करते हुए आगे बढ़ाया। तो फिलहाल इतना ही रहने देता हूँ, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक करके आगे बढ़ा दीजिए, और सारथी से जुड़े रहिए और बाकी लोगों को भी जोड़िए। तो फिलहाल इतना सा लॉजिकल हमने समझा, आगे जाके डिटेल में हम इसको और आगे समझेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।